Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu analysis for last week. We will cover all the events from the last week. Let's get started. Okay, so all of you know that the winter session is going on. ठीक है, winter session चल रहा है, बहुत सारे bills न्यूज़ में हैं. हम लोग बात करेंगे कुछ important bills की जो न्यूज़ में आए. मिस्टर शशि थरूर मूव्ड अ बिल फॉर परमानेंट हाई कोर्ट बेंचेस. तो देखो सीन ये है कि कुछ हमारे देश में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हाई कोर्ट उनके कैपिटल सिटीज़ में नहीं है. ठीक है, तो शशि थरूर जो है वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए लोकसभा में, विच इज़ बेसिकली सीकिंग टू एस्टैब्लिश परमानेंट बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट्स इन स्टेट कैपिटल्स. ठीक है, तो जैसे केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट्स के नाम लिस्टेड है जहाँ पर ये चाहते हैं कि जो स्टेट हाई कोर्ट है वो कैपिटल सिटी में उसकी परमानेंट बेंच हो. अब जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो ये होती है कि प्राइवेट मेंबर कौन है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है. तो प्राइवेट मेंबर उसे कहते हैं कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है उसे प्राइवेट मेंबर कंसिडर किया जाता है. और ऐसे एमपीज़ अगर कोई लॉ लेकर आना चाहते हैं, कोई उनके माइंड में ऐसा आइडिया है कि जो लॉ होना चाहिए, तो ये सुविधा उनको दी गई है कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल ला करके वो लॉ प्रपोज कर सकते हैं. The purpose of private members bill is to draw the government's attention to what individual MPs see the issues and gaps in the existing legal framework. But इसके अराउंड कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल को कौन एडमिसिबिलिटी दे सकता है, या तो लोकसभा में लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. इसके अलावा कम से कम 1 महीने का नोटिस आपको देना होता है ऐसा कोई बिल लाने से पहले. ठीक है, यू हैव टू एटलीस्ट गिव अ मंथ्स नोटिस बिफोर द बिल कैन बी लिस्टेड. एक और जो इंटरेस्टिंग रूल है इसके अराउंड, ये बिल सिर्फ फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. ठीक है, दीज बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज. ठीक है, क्या अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल लॉ बने हैं, बट 1970 के बाद से कोई नहीं बनाया. ठीक है, इससे पहले 14 बिल्स जो हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल ऐसे थे जिनको लॉ में कन्वर्ट किया गया, बट प्राइवेट मेंबर्स बिल 1970 के बाद से ऐसा कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आया जिसे लॉ में कन्वर्ट किया गया हो. चलिए एक और बिल देखते हैं. एक बिल लाया गया टू एक्सटेंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड सीबीआई चीफ्स टर्म्स. ठीक है, ये भी लोकसभा में एक बिल लेकर आया गया जिसमें ये बात की गई है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ हैं और जो सीबीआई के चीफ है जिनका फिलहाल टेन्योर 2 साल होता है, उनके टेन्योर को 1-1 साल एक्सटेंड कर दिया जा सकता है 5 साल तक. ठीक है, मैक्सिमम 5 साल तक का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, और ये टेन्योर जो है हर बार 1-1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है. तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021. बेसिकली इन बिल्स में क्या हम चाह रहे हैं, टू इंक्रीज द टेन्योर ऑफ सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चीफ फ्रॉम 2 years टू अप टू 5 years. ठीक है, तो इसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा हुआ क्योंकि जो ऑपोजिशन कह रही थी वो ये कह रही थी कि ये सीबीआई चीफ और ईडी चीफ का टेन्योर इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग दीज एजेंसीज टू टारगेट द ऑपोजिशन. और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो लिमिट कर रहे हैं, हम तो ये लिमिट करेंगे 5 साल से आगे उनका टेन्योर बढ़ाया ही नहीं जा सकता, नहीं तो अभी तक तो ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली. फिर एक बिल आया जिसमें हमने कहा कि CSR फंड्स का इस्तेमाल जो है वो मॉन्यूमेंट्स के अपकीप में किया जाए. ठीक है, 25% ऑफ CSR फंड्स. अब देखो CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेसिकली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बिजनेसेस को सोसाइटी के लिए कुछ पैसा अपने प्रॉफिट्स में से खर्च करना चाहिए. ये CSR का कॉन्सेप्ट है क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसेस सोसाइटी की वजह से ही फलते फूलते हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स सोसाइटी उसको पूरा करते हुए. तो इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट. ठीक है, अ लॉट ऑफ बिजनेसेस डू दैट. आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बिजनेसेस ऐसा शोकेस भी करते हैं. अगर आप आज की तारीख में किसी भी प्रोमिनेंट बिजनेस की एनुअल रिपोर्ट खोलोगे तो वहाँ एक CSR सेक्शन भी होता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए वो क्या कर रहे हैं. कुछ जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में मदद कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, कुछ और कोई कुछ कर रहा है. ठीक है, कई बार आप टेलीविज़न पे एड्स भी देखते होंगे कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसमें से इतना पैसा बच्चों की एजुकेशन के लिए जाएगा या हेल्थ केयर के लिए जाएगा. तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें CSR एक्टिविटीज़ कहा जाता है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ कहा जाता है.
तो ये बिल ऐसा है कि मॉन्यूमेंट्स जो हैं हमारे देश के, उनको उनकी प्रॉपर रखरखाव नहीं हो पा रही है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बॉडीज़ उनकी रखरखाव के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास फंड्स नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक बिल आया कि 25% जो CSR फंड्स हैं वो इसी पर इस्तेमाल होने चाहिए। तो एक प्राइवेट मेंबर बिल था जिसमें ये वाली बात हुई, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो कंपनीज बिल 2019 है उसमें एक अमेंडमेंट लेकर आया जाए और उसमें फिर ये प्रोविज़न डाला जाए कि CSR का 25% जो है अमाउंट वो इन मॉन्यूमेंट्स के रिस्टोरेशन में इस्तेमाल हो। बट इसका ऑपोजिशन क्या है कि अल्टीमेटली CSR जो है वो डाउन ट्रॉडन के लिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसकी मदद के लिए हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट ईजाद किया है। तो ये इमारतों की रखरखाव के लिए नहीं है, इवन दो उसकी ज़रूरत है, बट फिर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ बेसिकली टू बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज़ एंड नॉट बिल्डिंग्स, ठीक है। अब CSR का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि CSR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, ठीक है। एक अमेंडमेंट लेकर आए थे हम कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसके थ्रू 2014 में CSR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत हमने कंपनीज से कहा था कि कम से कम उनके एवरेज पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज अगर निकाला जाए तो उसका एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% फंड्स वो CSR में इस्तेमाल करें, ठीक है। और जिन्होंने 3 साल कंप्लीट नहीं किए हैं वो जो भी है 1 साल का या 2 साल का जो भी एवरेज है उसमें से 2% फंड्स CSR में इस्तेमाल करें, ठीक है। कौन सी कंपनीज इसके लिए एलिजिबल हैं? ऐसी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिनका टर्नओवर सेल्स 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिनके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। देखो छोटी कंपनीज के ऊपर हम ये ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन एटलीस्ट जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास काफ़ी सारा फंड्स हैं उनको हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप थोड़ा पैसा सोसाइटी के लिए डोनेट करें, ठीक है, विच इज़ बेसिकली सेक्शन 135(1) ऑफ द एक्ट। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ और प्रोविजंस रखे हैं, जैसे कि आपने CSR फंड्स के लिए जो पैसा निकाला है, मान लो आपने 2% ऑफ द फंड्स जो भी आपके प्रॉफिट थे, लेट से आपके प्रॉफिट 100 करोड़ थे, उसका 2% 2 करोड़ रुपीज़ आपने CSR के लिए निकाला है, ये पैसा आपको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है, विदिन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, लेट्स से मार्च 2021 में आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, उसके 30 डेज के अंदर बाय अप्रैल 30 आपको ये अकाउंट में एक स्पेशल अकाउंट में डालना है। कौन सा पैसा? जो अनस्पेंट अमाउंट है, उस साल में आपने जो इस्तेमाल कर लिया वो तो ठीक है, CSR एक्टिविटीज़ में मान लो आपको 2 करोड़ एलोकेट करने थे, 2 करोड़ में से आपने 50 लाख एलोकेट किए, ठीक है। बचा हुआ जो 1.5 करोड़ का अमाउंट है वो आपको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा और अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो शेड्यूल 7 में जो भी एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं, जैसे स्वच्छ भारत कोष या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वहाँ पर ये पैसा ऑटोमेटिकली आपको डोनेट करना पड़ेगा। यानी या तो आप खर्च कर दो, अगर आपसे नहीं खर्च हो पा रहा है, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो सोशल इनिशिएटिव्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर आप अपना पैसा अल्टीमेटली पार्क करोगे। अच्छा, ये तो बात हो रही है ऑनगोइंग CSR एक्टिविटी की, जो भी आपकी कंपनी ने CSR एक्टिविटी प्लान की है, ये तो बात हो रही है उसमें कि उसमें या तो पैसा इस्तेमाल हो गया या नहीं हुआ है, तो यहाँ जा सकता है। अगर कोई ऑनगोइंग CSR एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली शेड्यूल 7 में चला जाएगा। Any unspent amount which does not relate to an ongoing CSR activity must be transferred to a fund provided under Schedule 7 within a span of 6 months, ठीक है। तो ये CSR को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग बिल विच टॉक्स अबाउट अमेंडिंग प्रीएम्बल, ठीक है। देखो, प्रीएम्बल के अमेंडमेंट को लेकर के बिल आया, ठीक है। ये बिल बीजेपी के एमपी ने प्रपोज किया, मिस्टर KJ अल्फोंस ने, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल में कुछ बदलाव लाने चाहिए, जो कि अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक बार बदलाव लेकर आए हम लोग, सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज किया? इन्होंने 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए। पहला अमेंडमेंट तो ये कहते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड को हटा करके अब इक्विटेबल कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने अमेंडमेंट जो प्रपोज किया है वो प्रपोज किया कि ये जो हमारे पास वर्ड्स है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें एक एडिशन उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी के आगे टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड एंड टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ये वाला पार्ट ऐड कर देना चाहिए,
तो यानी अपॉर्चुनिटी को और थोड़ा स्पेसिफिक कर देना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए। देखो अब आप सोचोगे टू बी बॉर्न, अगर आप सोचोगे तो ये फीमेल फीटिसाइड पे अटैक करता है। टू बी बॉर्न, टू बी फेड मतलब आपके पास जो है सबको खाना मिलना चाहिए। टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सबका राइट होना चाहिए। यानी देखो ये बदलते वक्त के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ जो डिजिटल डिवाइड है उसको काउंटर करने की बात है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, इनकम। इसके अलावा फ्रेटर्निटी वाला जो वर्ड है, हमने कहा है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें उन्होंने इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी ऐड किया, यानी भाईचारा सिर्फ लोगों के बीच में नहीं बल्कि कम्युनिटीज के बीच में। उसके अलावा एक गोल उन्होंने ऐड किया है हैप्पीनेस। देखो इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हैप्पीनेस, इन दो ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया गया है। अश्योरिंग अ हाई ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, हालांकि हैप्पीनेस अपने आप में एक सब्जेक्टिव टर्म है बट प्रियम्बल में उसे भी एज एन ऑब्जेक्टिव शामिल करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी पता है कि केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है मगर बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ किए बिना। ठीक है, तो प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं किया जा सकता। और आज तक सिर्फ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू एक बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। उसके बाद से आज तक ये कोशिश नहीं हुई। तो लेट्स सी, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। अच्छा, एक साइक्लोन ने इंडिया को हिट किया, साइक्लोन का नाम था जवाद। ठीक है, फॉर्चुनेटली साइक्लोन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। साइक्लोन जवाद जो है वो ये नाम दिया गया सऊदी अरेबिया ने, और जवाद का मतलब होता है मर्सीफुल और लिबरल। तो क्योंकि हमें पता था कि ये साइक्लोन उतना पावरफुल साइक्लोन नहीं है इसीलिए इसका नाम दिया गया जवाद, क्योंकि इट विल नॉट बी एज सीवियर एज द प्रीवियस वंस। हमारे यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इसने हिट किया। एक स्कीम जो पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में वो है मनरेगा। देखो मनरेगा, अगर आपने नवंबर करंट अफेयर्स फॉलो किए हो तो मनरेगा कास्ट बेस्ड पेमेंट्स को लेकर के न्यूज़ में थी। और अभी क्यों न्यूज़ में? क्योंकि विंटर सेशन में गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए मांगे हैं। क्यों मांगे? क्योंकि इस स्कीम के लिए जो फंड्स अलोकेट किए गए थे इस साल के लिए वो आधे साल में ही ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा मनरेगा है क्या। ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोग्राम, और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। यानी ग्रामीण इलाकों में ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटीज करती है कि अगर आपके पास काम नहीं है आप डिमांड कर सकते हो काम, आपको 15 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर आपको 100 डेज का गारंटी मिलेगा कि 100 दिन तक आपके पास अनस्किल्ड लेबर आप दे सकते हो और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, जो पैसा आपको मिलेगा वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपको कम से कम एक डिफाइंड पैसा मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट ये 100 डेज का काम आपको नहीं दे पाई तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और भी कुछ फीचर्स हैं जैसे 1/3 बेनिफिशियरीज विमेन होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा 50% काम करवाएगी। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स मनरेगा को है और इस तरह की ये दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है। अब हुआ ये कि जब कोविड फैला और लॉकडाउन हुआ और पेंडेमिक हुआ तो क्या हुआ, जो गांव से लोग बाहर काम करने के लिए निकले थे उन सबको अपने घर वापस आना पड़ा। किसी के पास काम था नहीं, तो अचानक मनरेगा में काम मांगने वालों की डिमांड बढ़ गई, और मांग बढ़ गई तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को काम में लगाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने तो गारंटी दी है। अब गारंटी दी है, काम में लगा दिया, गवर्नमेंट के पास जो भी फंड्स थे वो ख़त्म हो गए, तो अचानक इसमें और फंड्स की ज़रूरत आन पड़ी है और गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ मांगे। आज की तारीख में 10,000 करोड़ का नेगेटिव बैलेंस इसमें चल रहा है। ठीक है, तो ये मनरेगा को लेकर के एक स्कीम, एक बात हुई। अभी 73,000 करोड़ का जो इनिशियल एलोकेशन था वो ख़त्म हो चुका है। नेगेटिव बैलेंस 10,244 करोड़ चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए का बैलेंस मांगा है। अच्छा, एक अपडेट था पोषण ट्रैकर डेटा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट से पूछा गया पोषण ट्रैकर डेटा के बारे में, जिस पे गवर्नमेंट के पास कोई जवाब था नहीं। पोषण ट्रैकर है क्या? तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसे हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान कहते हैं, और उसके तहत पोषण ट्रैकर आता है। पोषण ट्रैकर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है
ये जितने भी जो आपके आंगनवाड़ीज हैं और वहाँ पर स्मार्टफोन्स वगैरह दिए गए जिसमें वो बच्चों के न्यूट्रिशन डेटा को कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि गवर्नमेंट के पास रियल टाइम डेटा है कि बच्चों तक कितना न्यूट्रिशन जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास ये डेटा गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज स्पेंट अबाउट 1053 करोड़ इस पूरे स्कीम में, इस सॉफ्टवेयर को इनेबल करने के लिए, रियल टाइम पोषण का डेटा जानने के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च कर दिया, ताकि आपके पास एक रियल टाइम डेटा है मेल नरिश्ड एंड सीवियरली एक्यूट मेल नरिश्ड चिल्ड्रन इन ईच आंगनवाड़ी। बट इवन आफ्टर 4 years गवर्नमेंट के पास बताने के लिए कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब पोषण अभियान जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे 2022 तक के कुछ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे स्टंटिंग और वेस्टिंग कम करने के लिए। स्टंटिंग और वेस्टिंग मतलब, स्टंटिंग मतलब हाइट की ग्रोथ रुक जाती है, वेस्टिंग मतलब आपका वेट आपके एज के हिसाब से नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा था कि स्टंटिंग और वेस्टिंग को हम 2% अ ईयर से रोक देंगे, यानी तकरीबन 3 साल में 6% हम स्टंटिंग और वेस्टिंग रोकेंगे। और एनीमिया यानी ब्लड में आयरन की कमी को हम 9% तक रोक देंगे, यानी हर साल 3% के हिसाब से 3 सालों में 9% तक की हम एनीमिया को रोकेंगे। ऐसे टारगेट्स पोषण अभियान में दिए गए थे और इन टारगेट्स को हम अचीव कर पाएँ इसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग पोषण ट्रैकर डेटा इनेबल किया गया था, बट गवर्नमेंट ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने खाली मनरेगा के लिए पैसे नहीं मांगे, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का उधार चुकाने के लिए भी पैसे मांगे। कितना पैसा मांगा है? 62,000 करोड़। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि अरे गवर्नमेंट ने अभी तो एयर इंडिया को टाटास को बेचा था, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसे आ ही गए होंगे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि 18,000 करोड़ जो टाटास ने दिए उनमें से 15,300 करोड़ तो डेट के थे। तो फिर इसका मतलब आपको लगा होगा कि गवर्नमेंट को अब इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो अगर आपने वो डील ध्यान से पढ़ी है तो वो डील पॉसिबल इसीलिए हो पाई है क्योंकि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के ऊपर जो इतना पहाड़ जितना डेट था, उस डेट को एक दूसरी स्पेशल पर्पस व्हीकल या एक एसेट होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ताकि टाटास के ऊपर डेट उतना ज़्यादा ना है। टाटास ने सिर्फ एक डेट का छोटा सा प्रपोर्शन 15,300 करोड़ रुपए शेयर किया है। उस समय एयर इंडिया का डेट तकरीबन 61,000 करोड़ के आसपास का था। तो बेसिकली अगस्त 31 तक एयर इंडिया का जो डेट था वो तकरीबन 61,562 करोड़ था। ठीक है, और उसमें उसके बाद जो इंटरेस्ट वगैरह एक्रू हुआ, जो करेंट लायबिलिटीज एक्रू हुई, वो तकरीबन 15,000 करोड़ की थी। यानी टोटल डेट अगर आप देखोगे तो 77,000 करोड़ के आसपास का डेट था, जिसमें से अगर हम टाटा के 15,300 करोड़ हटा भी दें तो तकरीबन 62,057 करोड़ का डेट बच जाता है, जो कि अभी भी एयर इंडिया को चुकाना है। ये डेट कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है? एक अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई है, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, जिसमें डेट ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाना है। तो ऐसा नहीं है कि टाटाज ने काफ़ी डेट चुका दिए। टाटा ने तो पूरे पहाड़ का 77,000 करोड़ में से कुछ 15,000 करोड़ चुकाया है, विच इज़ ऑलमोस्ट, यानी 15/75 कितना हो गया? 1/5 आई बिलीव, यस 1/5 डेट उन्होंने चुकाया। बाकी 4/5 डेट जो डेट है वो अभी भी इंडियन टैक्स पेयर्स को ही चुकाना है। आसाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर रतन टाटा। देखो, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। फिर उसके बाद हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह के अवार्ड्स देते हैं। उसी तरह से आसाम का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो है आसाम वैभव, जो रतन टाटा को दिया गया है। क्योंकि रतन टाटा और टाटा सन्स बेसिकली उनकी जो कंपनी है, उन्होंने आसाम में एक बहुत बड़ा कैंसर केयर हॉस्पिटल खोला था, जिससे काफ़ी मदद हो रही है आसाम में कैंसर पेशेंट्स की। तो आसाम गवर्नमेंट ने एज अ ग्रैटिट्यूड उनको अपना सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर आसाम वैभव देने का अनाउंसमेंट किया है। उसी तरह से आसाम वैभव के नीचे जो अवार्ड्स होते हैं उसमें आसाम में आसाम सौरव, आसाम गौरव, इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आसाम सौरव लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है। लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था इस बार बॉक्सिंग, शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट बॉक्सर, और उन्हें आसाम सौरव अवार्ड दिया गया। ये वन लाइनर्स आप एलेट के लिए तैयार कर सकते हो। तो अनदर बिल विच केम अप हेयर वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल ऑन नीट। देखो, नीट कंट्रोवर्सी में रहा है तमिलनाडु में, जहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन नीट के बेसिस पे नहीं होगा। उन्होंने कहा हम 12th के बेसिस में एडमिशन देंगे। और डीएमके से एक प्राइवेट मेंबर बिल आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीट को बिल को ही आप कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये राज्यसभा में पी विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया है बिल, और उन्होंने कहा है कि स्टेट्स शुड गेट द चॉइस टू ऑप्ट आउट ऑफ नीट। मतलब हर स्टेट के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने स्टेट में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन नीट के बेसिस पे दे या ना दे। ठीक है,
उसके लिए उन्होंने कहा जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है और जो डेंटिस्ट एक्ट है उसे रिपील कर दिया जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और उसमें ये कहा जाए कि हर स्टेट को अधिकार दिया जाए कि वेदर वो नीट के लिए ऑप्ट करना चाहता है या ना करना चाहता है। तो ये भी एक बिल पोस्ट हुआ। नीट अगेन, ये बिल के अलावा भी नीट के बारे में जो भी जैसा मैंने कहा इस साल एक इशू रहा है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, उससे रिलेटेड पॉलिटी के प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, जब कोई स्टेट और सेंटर का बिल क्लैश करता है तो क्या होता है, ये सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। अच्छा देखो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एस्टैब्लिश हुए 100 साल हो गए, पार्लियामेंट में ये चीज़ सेलिब्रेट की गई, ठीक है। इट वाज अ सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशन फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो अगेन ये न्यूज़ है कि 100 साल हो गए, अब हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बैकग्राउंड देखना होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बैकग्राउंड क्या है। तो 100 साल हो गए मतलब 1921 में एस्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहली बात तो यही हो गई। 1921 में ये एज अ पार्ट ऑफ मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिक्र था। और पार्लियामेंट में 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक एस्टिमेट्स कमेटी और एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो उनमें से एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। देखो अगर याद हो आपको, तो जब हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डिस्कस कर रहे थे, डिकोडेड में मैंने CAG पर एक वीडियो कवर किया है डिटेल्ड, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो जब अपनी रिपोर्ट बना लेता है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस की, अकाउंट्स की, तो उस रिपोर्ट को, उसकी जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखता है और उस पर फिर पार्लियामेंट में डिबेट होता है। तो इसका बेसिकली काम क्या है, ये चेक करता है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा जिस चीज़ के लिए लिया था वो पैसा उस चीज़ पे खर्च हुआ भी है या नहीं, अकाउंट्स जो भी चीज़ दिखा रहे हैं वो सही है भी या नहीं। ये काम बेसिकली CAG का है, जो अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट PAC को देता है। सो टू एग्जामाइन द अकाउंट्स शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय हाउस टू मीट द एक्सपेंडिचर एंड बेसिकली इट लुक्स एट द रिपोर्ट ऑफ CAG ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर रूल 308। चेयरमैन जो होता है उसे लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। वैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन को जनरली लोकसभा स्पीकर ही अपॉइंट करता है। PAC में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स लोकसभा स्पीकर द्वारा इलेक्टेड होते हैं, 7 मेंबर्स इलेक्टेड बाय राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। जैसा कहा कि हर साल कमेटी बनती है तो हर साल जो मेंबर्स का टेन्योर भी जो होता है वो 1 साल का ही होता है, ठीक है। और रिकमेंडेटरी, बेसिकली एडवाइजरी नेचर होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। देखो उत्तराखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे अनाउंसमेंट उत्तराखंड को लेकर के हुए हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी 4 धाम एक्ट को रिपील करने की। पिछले जो हिंदू एनालिसिस का वीडियो था उसमें हमने कहा था कि 4 धाम एक्ट को रिपील कर दिया गया है और वहाँ पे जो है, जो लोगों की काफ़ी नाराज़गी थी, स्पेशली जो मंदिर सेगमेंट से जो लोग थे, मंदिर सेगमेंट से, मठ सेगमेंट से जो लोग थे, उनको मंदिरों के ऊपर सरकार का जो अधिकार था वो पसंद नहीं था। तो ऑब्वियसली 4 धाम एक्ट के रिपील होने से वो लोग खुश हुए। उसी कड़ी में गवर्नमेंट ने कुछ और अनाउंसमेंट्स किए, तकरीबन 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इसके अलावा आपको याद होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य को लेकर के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उनकी 12 फीट ऊंची स्टैचू लॉन्च की थी। और अब ये जो 18,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया गया। जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इन 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में वो है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी तकरीबन 8,300 करोड़। तो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? आप ये मान लीजिए दिल्ली से देहरादून को कनेक्ट करने वाला एक एक्सप्रेस वे बनेगा, ठीक है, जिससे वहाँ की जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल टाइम है वो 6 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे रह जाएगा, ठीक है। बहुत ही एडवांस्ड एक्सप्रेसवे ये बनेगा। इसमें वाइल्ड लाइफ पासेस दिए गए हैं, यानी नीचे जो वो जो वाइल्ड लाइफ रहती है वो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया। 12 किलोमीटर का तो एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो जिसके नीचे से आप, मतलब आप ये सोचें कि सड़क के ऊपर गाड़ी जा रही है और नीचे से एलिफेंट्स पास हो रहे हैं, इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इट विल कनेक्ट 2 cities वाया ईस्टर्न पेरिफेरल एंड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम फ्रॉम 6 hours to 2.5। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोविज़न दिया गया है। हर 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट किया गया है। 400 वाटर रिचार्ज पॉइंट्स दिए गए हैं।
इसकी मैं बात कर रहा था, एशिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर तक, ताकि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स हो, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एक 340 मीटर लंबी टनल नियर दंतकाली टेम्पल इन देहरादून। अगेन मल्टीपल एनिमल पासेस दिए गए हैं ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि जो रीजन है, जिस रीजन में ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, वहाँ काफ़ी वाइल्ड लाइफ होती है। ठीक है, और इससे एक और फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक बड़ा एक्सप्रेसवे होने से रीजन के इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटर्स को इंटरकनेक्ट करेगा, स्पेशली हरिद्वार के टूरिज्म पे काफ़ी फ़र्क इससे पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार काफ़ी जगहों से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उत्तराखंड को लेकर के था। अभी हाल ही में आसाम में एक सीनियर जर्नलिस्ट को सिडिशन के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया। ठीक है, देखो आसाम में बराक वैली में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक है, तो बराक वैली में इन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था। ठीक है, एडिटोरियल में उन्होंने, उन पर आरोप है कि उन्होंने जो असमीज़ बोलने वाले लोग हैं और जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में हेट्रेड पैदा करने की कोशिश की। अब आसाम में जो सिचुएशन वो ये है कि बराक वैली जो है उसमें बंगालीज ज़्यादा हैं और जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वहाँ पे आसामीज़ ज़्यादा हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो ये जो एडिटर साहब थे इन्होंने बेसिकली एक ये आप मिल लीजिए कि बंगालीज़ के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा था जिसको लेकर के पूरा विवाद हुआ। तो नाम था जर्नलिस्ट का अनिर्बन रॉय चौधरी और इन्हें सेक्शन 124A सिडिशन लॉ के तहत बुक किया गया। सेक्शन 124A क्या कहता है पिनल कोड का, आईपीसी पिनल कोड का, कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visual representation by any means basically tries to bring into hatred or contempt, मतलब दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी दुर्भाव सौहार्द को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उनको पनिशमेंट मिल सकता है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और साथ में जुर्माना हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट 3 साल का मिल सकता है जिसके साथ जुर्माना हो सकता है, या जुर्माना नहीं भी हो सकता है। इतने हार्ड प्रोविजंस जो है वो सेडिशन पे एप्लीकेबल होते हैं। बट सेडिशन को अक्सर मिसयूज़ किया गया है क्योंकि सेडिशन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सब्जेक्टिव सी है, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो अब एक स्पेस रिलेटेड अपडेट देखते हैं। ये दोनों जिन लोगों को आप बात करें फॉर्मर इसरो कलीग्स भी हैं, IITians भी हैं, और इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है। हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने इंडिया का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है। इस रॉकेट इंजन का नाम दिया इन्होंने धवन-1। अब आप हो सकता है पूछे कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्या होता है। तो क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है। ये कौन सा? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये रॉकेट को ऊपर भेजता है। और ये एडवांस स्टेज है जिसे हम कहते हैं सॉलिड प्रोपल्शन से ऊपर फिर क्रायोजेनिक आता है। तो इन्होंने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके ये इंजन बनाया और इस तरह का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन है। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे जाके लॉन्च व्हीकल बनाने का है। तो ये विक्रम-1 और विक्रम-2 नाम के 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। विक्रम-1 जो होगा वो सॉलिड प्रोपल्शन बेस्ड रॉकेट लॉन्च व्हीकल होगा, विक्रम-2 जो होगा वो क्रायोजेनिक बेस्ड रॉकेट लॉन्च व्हीकल होगा। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आए 5 घंटे के टूर पे, और 5 घंटे के टूर पे कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हुए, कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हुई, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए। हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करें 21st एनुअल इंडिया रशिया समिट की। देखो ये जो समिट हुई ये 2+2 समिट कहा जा रहा है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो हिंदुस्तान आई, इसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी मीटिंग हुई, रशिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की। इस तरह का अरेंजमेंट हमने क्वाड कंट्रीज़ के साथ किया है और हाल ही में अभी रशिया के साथ किया। ठीक है, इसके अलावा जो एनुअल समिट होती है उसमें अगले साल मोदी साहब को इनविटेशन दे गए कि इस साल व्लादिमीर पुतिन साहब आ गए, अगले साल मोदी साहब रशिया जाएंगे एनुअल समिट के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का जो हमारा एग्रीमेंट है उसे हमने 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। 2021 से सीधे 2031 तक का मिलिट्री टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हमने किया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे पॉपुलर बात है वो जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा वो है AK-203 असॉल्ट राइफल। देखो AK-203 असॉल्ट राइफल का कॉन्ट्रैक्ट हमने रशिया के साथ किया है। इसके तहत हम 6.1 लाख राइफल्स जो है वो रशिया से लेंगे। ये राइफल्स जो पुरानी राइफल्स है हमारे पास इंसैस राइफल्स उनको रिप्लेस करेगी। ठीक है,
और ये राइफल्स बनाने के लिए हमने एक जॉइंट बॉडी भी बनाई है जिसका नाम हमने दिया है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। जो ये राइफल्स बनाएगी कहाँ, हिंदुस्तान में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, अमेठी में। ठीक है, तो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, अमेठी में ये राइफल्स बनाई जाएगी। डील 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डील है। और ये जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है ये भी इंडिया की और रशिया की एजेंसीज को मिला के बनाई गई है। इंडिया से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 2 कंपनीज, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपको पता है डिसॉल्व हो चुका है 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो उनमें से एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड 2 कंपनीज ये हो गई। और रशिया से रोजोबोरोनेक्सपोर्ट और कलाशनिकोव ये हो गई। इनको मिलाकर के हमने एक इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाई है जो इस पूरे काम को ओवरसी करेगा। राइफल की रेंज 300 मीटर है। ठीक है, इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेगी। लाइट वेट राइफल्स है, इजी टू यूज़ है और हमने कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दे दिया है। अच्छा, एक और एग्रीमेंट की बात हो रही थी, न्यूज़ में था कि ये एग्रीमेंट भी शायद हो सकता है बट अभी हुआ नहीं है। एग्रीमेंट का नाम था रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। देखो, आसान भाषा में समझे तो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत 2 कंट्रीज़ एक दूसरे को ये अप्रूवल देती है कि वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी इंडिया रशिया के मिलिट्री बेसिस का, पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है, उसी तरह से जो रशिया है वो इंडिया के पोर्ट्स का, बेसिस का, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता तो हमें क्या फ़ायदा होता? सबसे बड़ा फ़ायदा जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है वो ये होता है कि हमारी जो नेवी है उसको आर्कटिक एरिया में, पोलर वाटर्स में जगह मिल जाती। ठीक है, तो क्योंकि हम रशियन बेसिस, रशियन पोर्ट्स का इस्तेमाल वहाँ कर सकते थे और आर्कटिक में एनर्जी एक्सप्लोरेशन का इस्तेमाल हम कर सकते थे, तो इट वुड हैव इंक्रीज्ड इंडियन नेवीज रीच एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इन पोलर वाटर्स एंड सिमिलरली रशिया कुड यूज आर इंस्टॉलेशंस, आर बेसिस, आर पोर्ट्स। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एफॉरेस्टेशन फंड्स। देखो, ये भी एक न्यूज़ में टॉपिक आया, कैंपा फंड्स। तो कैंपा बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखो, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आप ऐसा समझो कि अगर किसी वजह से आपने जंगल काटे तो आप कॉम्पनसेट करोगे उसे, यानी आप इतना पैसा दोगे कि फिर से जंगल उगाया जा सके। ठीक है, देखो वैसे देखा जाए तो जंगल को कंपनसेट किया जा ही नहीं सकता, इवन अगर आप कितना भी पैसा दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज पेड़ काटा और हाथों हाथ पैसे देके नया पेड़ लगाया और वो हाथों हाथ उग गया। कई सालों के बाद कोई जगह को जंगल का दर्जा मिलता है। बट ठीक है, कभी कभी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां आपको लैंड को क्लियर करना होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में एक मैकेनिज्म ये बनाया गया है कि एटलीस्ट हम इतना कर सके कि अगर हम जंगल काट रहे हैं तो किसी दूसरी जगह पे जंगल डेवलप कर सके, तो उसे हम कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसने 32 स्टेट्स को तकरीबन 48,606 करोड़ रुपए का डिसबर्सल किया है। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा मिला है छत्तीसगढ़ और ओडिशा को। इसका मतलब भी क्या है कि सबसे ज़्यादा जंगल कटे हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। ठीक है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जिसके अंदर ये सारा पैसा जाता है। अगर आप जंगल काट रहे हो तो जो पैसा आप दोगे वो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में आएगा, जिनमें पिछले 10 सालों के अंदर 54,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि बिजनेस इंडस्ट्री ने जंगल काटने के एवज में दिए। इस पैसे में से तकरीबन 48,000 करोड़ की फंडिंग उन लोगों ने 32 स्टेट्स को दे दी है। ठीक है, तो एक सेपरेट बॉडी बनाई गई CAF एक्ट 2016 के तहत, जिसकी अभी बात करते हैं, कैंपा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ये बॉडी बनाई गई है CAF एक्ट 2016 के तहत, जिसके तहत पैसा कलेक्ट किया जाता है और फिर इन स्टेट्स को दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस, द एजेंसी पेज फॉर प्लांटिंग फॉरेस्ट ओवर एन इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, 90% पैसा जो है वो स्टेट्स को दिया जाता है और 10% पैसा जो है वो सेंटर के पास रिटेन रखा जाता है। देखो, एक और बिल जो न्यूज़ में था वो था NDPS एक्ट। NDPS एक्ट इज नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, और इस एक्ट को अमेंड किया गया। ठीक है, नार्कोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 को अमेंड किया गया। देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो एक बहुत छोटा सा क्लैरिकल काम था, बट NDPS के बारे में थोड़ा सा हम जान सकते हैं इस बहाने। हुआ क्या है, बेसिकली एक गलती हुई थी। 2014 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और जो इलिसिट फाइनेंसिंग थी, यानी ड्रग्स का
ट्रेड को फाइनेंस करना यानी ड्रग्स के काम में पैसा लगाना जो था, उस एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन में चेंज करके क्लॉज नंबर चेंज कर दिया गया था। तो ये मान के चलो कि मान लो उस समय क्लॉज 6 था तो उसका नंबर चेंज करके क्लॉज 7 कर दिया। अब गलती क्या हुई कि उसके साथ जो पीनल प्रोविजंस थे उनका क्लॉज चेंज करना वो लोग भूल गए। मतलब पहले ऐसा था कि क्लॉज 6 में गलतियां लिखी हुई है, फिर पीनल प्रोविजन ये कहते थे कि क्लॉज 6 में जो गलतियां उसके लिए ये सजा मिलेगी। अब दिक्कत क्या है कि वो क्लॉज 6 की गलतियां तो अपन ने क्लॉज 7 में चेंज कर दी, लेकिन डेफिनेशन आज भी वही है कि क्लॉज 6 में जो गलतियां हैं उनके लिए ये सजा मिलेगी। बाद में त्रिपुरा में एक बंदे को जब सजा सुनाई गई तो उसने कहा कि अरे मुझे आपने जो गलतियां सुनाई है वो तो सेक्शन 27A के तहत है, और सेक्शन 27A कहता है कि क्लॉज 6 में जो गलतियां हैं उसके लिए मुझे सजा मिलेगी, और क्लॉज 6 में तो कोई गलती है ही नहीं, गलतियां तो शिफ्ट हो गई क्लॉज 7 में। तो कानून के हिसाब से मेरी तो कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है, मैंने कोई गलती की नहीं। ये गड़बड़ हुई है क्लैरिकल, और इस गड़बड़ को सुधारा गया है इस बार। तो 2014 में एक्ट को अमेंड किया गया, क्लॉज नंबर चेंज किया गया इलिसिट एक्टिविटीज का, मगर जो सेक्शन ऑन पेनल्टी फॉर फाइनेंसिंग दीज इलिसिट एक्टिविटीज वाज नॉट अमेंडेड, कंटिन्यू टू रेफर टू द अर्लियर क्लॉज नंबर, जो पुराना क्लॉज नंबर था उसी को रेफर कर रहा था। तो फिर त्रिपुरा में एक केस हुआ कि स्पेशल कोर्ट इन त्रिपुरा कंटेंडिंग दैट ही कुड नॉट बी चार्ज फॉर द ऑफेंस सेक्शन 27A इज रेफर टू अ ब्लैंक लिस्ट। तो जो पीनल प्रोविजंस जिस लिस्ट को रेफर कर रहे थे वो तो ब्लैंक लिस्ट थी, वहां से तो क्लॉजेस को हटा दिया गया था। इसलिए फिर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कहा कि चेंज करें, और फिर ये चेंज किया जा रहा है। लेकिन एनडीपीएस का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। एनडीपीएस एक्ट बेसिकली ड्रग्स के अगेंस्ट एक एक्ट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, अगर आप ड्रग्स बना रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यानी ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, या इवन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो तीनों के केस में एनडीपीएस एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप फाइनेंस भी कर रहे हैं, मतलब ना तो आप ड्रग्स बना रहे हैं, ना आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ना आप कंज्यूम कर रहे हैं, मगर आपने उसमें पैसा लगाया हुआ है, तो भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। इसी के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था। पनिशमेंट क्या हो सकता है? आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है, जिसको बढ़ा करके 20 साल की सज़ा भी किया जा सकता है, और कम से कम 1 लाख रुपए का फाइन आप पे लगाया जा सकता है। अगर आपने ड्रग्स की कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको फोरफीट किया जा सकता है। और इन सर्टेन केसेस अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं, अगर आपने कई बार ये गलती की है, तो आपको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो ये एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस हैं। अच्छा, एक बिल और पास हुआ फार्मा इंस्टीट्यूट्स को लेकर के। देखो, हमारे देश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च को लेकर के मोहाली में ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट है, और ऐसे 6 और इंस्टीट्यूट्स बनाने के ऊपर ये बिल है। तो ऑलरेडी देयर इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 के तहत हमने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाया मोहाली पंजाब में। और अब हम ऐसे 6 और इंस्टीट्यूट्स बनाना चाहते हैं अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों के ऊपर रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल एरिया में हम आगे बढ़ सकें, काम कर सकें, उसके लिए ये बिल पास किया गया है। देखो, नागालैंड लगभग पिछले पूरे हफ्ते न्यूज़ में था। आप सबको पता है सिविलियन किलिंग्स हुई, आर्मी का ऑपरेशन था। आर्मी को ऐसी खबर मिली कि NSCN के जो है टेररिस्ट ग्रुप है, उसके कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, गलत फहमी में उन्होंने फायरिंग कर दी, सिविलियंस मारे गए। ठीक है, और ये सिविलियंस मारे गए, उसके बाद से नागालैंड में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। वहाँ पे जो फेस्टिवल चल रहा था, हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसे रोक दिया गया। नागालैंड के जो CM है नीफ्यू रियो, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफ्स्पा और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हमारे स्टेट से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा हम 25 साल से पीस एग्रीमेंट के साए में जी रहे हैं, ना जाने क्यों हम पे अफ्स्पा लगाया गया है और इस एक्ट को हटा देना गया। ये पूरा काम हुआ नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई। अब जो आपके काम की चीज़ है वो ये है कि इसमें बैकग्राउंड अपन समझे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है क्या और क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में लेकर आया गया था, इनेक्टेड इन 1958, और इसको डिस्टर्ब्ड एरियाज को कंट्रोल में लेकर आने के लिए लाया गया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया क्या हुआ? ऑब्वियसली जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जहाँ वायलेंस हो रही है और जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि लोकल पुलिस जो है वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएगी, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो रही है आर्म्ड फोर्सेस की, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया जा सकता है। अब ये चाहे तो आप पूरे स्टेट में लगा सकते हैं, स्टेट के किसी पर्टिकुलर हिस्से पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अफ्स्पा को ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल
कर सकते हैं। नोटिफाई करना होता है उस एरिया को अंडर सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA। जैसे ही कोई एरिया को आपने अंडर सेक्शन 3 ऑफ AFSPA नोटिफाई किया, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेज देती है और फिर आर्मी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब अफ्स्पा के एरिया को नोटिफाई कौन कर सकता है? या तो स्टेट में गवर्नर, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। और एक बार आपने एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया तो कम से कम 90 डेज या 3 मंथ्स तक आपको उस एरिया को डिस्टर्ब नहीं माना जाएगा। भले वायलेंस वो 3 दिन में आर्मी कंट्रोल कर ले, मगर 3 महीने तक उस पर आर्मी का एक तरीके से कंट्रोल रहेगा। अब आर्मी को ऐसी क्या पावर्स दे दी गई हैं जिसके लिए इतना प्रॉब्लम है? देखो, आर्मी के पास असीमित पावर है इस केस में। आर्मी किसी के घर में बिना पूछे अरेस्ट कर सकती है, घर की तलाशी ले सकती है। आर्मी कह सकती है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और अगर आर्मी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आर्मी फायर भी कर सकती है, यानी गोलियां चला सकती है अगर आर्मी को लगता है कुछ रीजनेबल डाउट है तो ऑब्वियसली इस पावर का मिसयूज़ भी किया गया है। और काफ़ी इंटरनेशनली ये चीज़ नागालैंड के CM ने भी कही थी कि इंटरनेशनली हमारी इमेज भी कहीं ना कहीं ख़राब हुई है। तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अफ्स्पा लागू है, और वहाँ पर नागालैंड में हाल ही में ये डिमांड काफ़ी तेज़ हुई है कि अफ्स्पा को हटा दिया जाए। अब हम थोड़ा म्यांमार के बारे में बात करते हैं। तो म्यांमार में आपको पता है वहाँ पे मिलिट्री जनता ने राज किया हुआ है कूप करके, और आंग सान स्यू की जो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें हाल ही में 4 साल की जेल सुना दी गई। ठीक है, ऑलरेडी वो अरेस्ट की हुई थी, उन्हें अलग अलग चार्जेस में 4 साल की जेल सुनाई गई है। ठीक है, और उन पर काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं, तो हो सकता है 4 साल की जेल भी 40 साल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उन पे जो चार्जेस लगाए गए वो है इंसाइटमेंट अगेंस्ट मिलिट्री एंड ब्रीचिंग कोविड रूल्स। तो कोई भी चार्ज लगा करके जेल चला देने का मामला इंटरनेशनली काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है ये डिसीजन। तो वहाँ की जो मिलिट्री जनता है, उन्होंने वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी लेड बाय आंग सान स्यू की, उस गवर्नमेंट को फरवरी में हटा करके खुद का राज एस्टैब्लिश कर लिया गया था। और बहुत सारे क्राइम्स, आपको पता है म्यांमार में डे टू डे वायलेंस हो रही है। ठीक है, और हाल ही में अब ये डिसीजन ले लिया गया जिसको इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक की, विच इज़ ग्रेटर टिपरालैंड। ये जो टॉपिक है ये त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। देखो, फॉर सम रीज़न और अदर इस साल जो नॉर्थ ईस्ट है वो काफ़ी विवादों में रहा है, चाहे वो आसाम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मिज़ोरम हो, और कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग कहती है कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ ना कुछ ज़रूर आ सकता है। तो आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा इज्जत से पढ़ें। तो जो ग्रेटर टिपरालैंड है, ये डिमांड है बेसिकली, जो त्रिपुरा में ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी डिमांड है कि वो अपना एक सेपरेट स्टेट बनाए, और स्टेट का नाम दिया गया है ग्रेटर टिपरालैंड। ठीक है, तो रिसेंटली सेवरल ट्राइबल आउटफिट्स इन त्रिपुरा हैव जॉइंड हैंड्स टू पुश देयर डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड ग्रेटर टिपरालैंड। ठीक है, इस डिमांड को जो आगे तक पुश फॉरवर्ड किया कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने, वहाँ पर एक पार्टी तेजी से उभर रही है जिसका नाम है टिपरा मोठा। ठीक है, और एक और पार्टी है जो बीजेपी के साथ है, IPFT, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और इन पार्टीज़ ने मिलकर के डिमांड की है कि हम एक सेपरेट ट्राइबल स्टेट चाहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए अपना एक स्टेट जिसे कहा गया है ग्रेटर टिपरालैंड। ठीक है, तो ये चाहते हैं नया स्टेट बने अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। अब आर्टिकल 2 और 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं? आर्टिकल 2 डील करता है कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट, यानी उस टेरिटरी से डील करता है जो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे देश में जब सिक्किम को इंट्रोड्यूस किया गया था तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया गया था, तो बिकॉज सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर। आर्टिकल 3 कहता है कि ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, यानी हमारे देश में अगर हम किसी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे देश में झारखंड बना या उत्तराखंड बना या छत्तीसगढ़ बना या तेलंगाना बना, तो हम अपने स्टेट देश में किसी भी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करके ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर और उसके लिए जो भी प्रोविजंस है वो सब आर्टिकल 3 में है। तो ये कहा गया है कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बनाओ, चाहे आप आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करो चाहे आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करो, लेकिन हमारे को त्रिपुरा के इंडिजिनस ट्राइबल लोगों को अपना एक अलग स्टेट चाहिए जैसे ग्रेटर टिपरालैंड कहा गया है। अब ये देखो ये कहानी है क्या, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं। त्रिपुरा में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनको त्रिपुरीज़ कहा जाता है। और त्रिपुरीज़ में
अगर आप 2011 सेंसस के हिसाब से देखे जाए तो तकरीबन 6 लाख त्रिपुरीज उस स्टेट में, उसके बाद ब्रू और रियांग है, उसके बाद जमातियाज है, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ है वहाँ पर। तो जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ है वो त्रिपुरीज है। अब ये किसी ज़माने में वहाँ पर मेजॉरिटी हुआ करती थी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की है, मगर अब वहाँ पर इतने बंगाली हो गए, इतने बंगालीज हो गए कि ये अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी हो गए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में 1947 से लेकर 1971 के बीच में काफ़ी सारे बांग्लादेश से जो हिंदू बंगालीज थे वो यहाँ पर भाग भाग कर आए और उन्होंने यहाँ पर अपने एरियाज़ बना लिए, ठीक है। और स्टेट का लगभग कितना 860 किलोमीटर लंबा बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश से काफ़ी लोग अब यहाँ आकर सेटल हो गए और उसकी वजह से ये लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी हो गए। तो इनको डर है कि इनकी ज़मीनें, इनके अधिकार जो है वो बंगालीज छीन रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई दे वांट कि हमारे पास हमारा अपना एक स्टेट होना चाहिए। आप त्रिपुरा के हिस्से कर दो, त्रिपुरा का एक हिस्सा कम से कम हमारा होना चाहिए। जिस हिस्से को ये डिमांड कर रहे हैं वो लगभग 2/3 है, यानी तकरीबन 2/3 स्टेट ये अपने लिए मांग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इनकी डिमांड का रीज़न क्या है? चेंज इन डेमोग्राफिक्स ऑफ द स्टेट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो डे टू डे वायलेंस भी हो रही है वहाँ पे, किलिंग्स भी हो रही है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के हिसाब से ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या मान लीजिए उनको अपीज़ करने के लिए हमने एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि हम उनके लिए एक ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं, जिनके पास अधिकार होता है कि कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है जो उनके लिए लॉ बना सकता है। तो हमने यहाँ पर त्रिपुरा वालों के लिए भी एक ट्राइबल काउंसिल बनाई हुई है जिसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये तकरीबन 2/3 ऑफ द स्टेट कवर करती है। और ये क्या चाहते हैं कि ये जो 2/3 स्टेट जो काउंसिल के अंडर है उसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ठीक है। काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 28 को इलेक्ट किया जाता है और 2 को गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। जैसा मैंने कहा तकरीबन 2/3 ऑफ स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया को ये कंट्रोल करती है। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का थॉट क्या है कि TTADC एरिया को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। इनफैक्ट इनका एरिया उससे भी ज़्यादा है। ये तो ये कहते हैं कि जो लोग TTADC के बाहर है, ऐसे त्रिपुरी जो TTADC के बाहर आते हैं उनके लिए भी हमें एरिया को एक्सटेंड करना चाहिए या लोगों को कुछ ऐसी उनको सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे वो लोग बांग्लादेश में हो या आसपास के एरियाज़ में हो। इट प्रमोट्स और प्रपोजेस डेडिकेटेड बॉडीज टू सिक्योर द राइट ऑफ त्रिपुरीज एंड अदर लोकल कम्युनिटीज लिविंग आउटसाइड त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा से बाहर भी जो लोग कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनके राइट्स के लिए भी ये लोग बात करते हैं। तो ये भी एक इश्यू न्यूज़ में रहा था, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी बातें पिछले हफ्ते की। हाँ, पिछले हफ्ते के मेजर इवेंट्स हमने कवर किए, ठीक है। इसके आगे के जो मेजर इवेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे रिवाइज़ करें, अच्छे से समझें, पढ़ें, याद रखें और फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।